वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज हम क्लास 11th और क्लास 12 दोनों साथ में ख़त्म करने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है क्योंकि मैंने 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद ये नोट्स बना रखे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है इन एनसीईआरटी बुक्स का वो लिखा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। हो सकता है मुझसे भी भूल हुई हो नोट्स बनाने में या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो इसमें जो बुक में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है। पर लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर उठेंगे, आप कवर रहें, आप देखते रहना कि जैसे सी डी एस 12019 के क्वेश्चन हैं, सी ए पी एफ 2008 का भी यहाँ क्वेश्चन लिखा है, सी डी एस 2020 का है, सी डी एस 20 के दूसरे का आगे भी क्वेश्चन है पूरे पीडीएफ में। तो आप देखते रहिए बस। गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज, बहुत फेमस बुक है इनकी। बहुत एग्जाम में सी ए पी एफ में आया, सी डी एस में आया, एन डी ए में आया एंड वट नॉट। कौन से एग्जाम में नहीं आया पता नहीं, एस एस सी वगैरह स्टेट एग्जाम सब जगह आता है क्वेश्चन। ठीक है, 1909 के टाइम पे। अच्छा, 1909 के टाइम पे एक रिफॉर्म आए थे, ठीक है, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वगैरह उनने स्टार्ट कर दिया था और इंडियंस को वाइस रॉय वाले काउंसिल में कुछ जगह दी थी। तो काफ़ी अलग अलग था इसका, बहुत लोगों ने विरोध भी किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। ठीक है, तो ये ऐसे आप लिंक कर सकते हैं यहाँ की चीज़ वहाँ। और पता होना चाहिए कि इसी टाइम पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, इसको 1909 को वही बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, बहुत ने विरोध किया था। प्लेटो ने एक बुक लिखी थी सॉक्रेट्स के बारे में, द रिपब्लिक नाम से। बहुत बार मैंने ये चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। तो आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट मार्क्स हैं जो हमेशा आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड, ये बोला था रूसो ने। इक्वालिटी वॉज एज क्रूशियल एज फ्रीडम, ये कार्ल मार्क्स ने बोला है। शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी एंड मस्ट बी रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, डॉक्टर अम्बेडकर। आपको पता है इनने बहुत मेहनत की थी अपने जीवन में रिजर्वेशन के लिए और फाइनली इनने वो पा भी लिया। और आज आज के दिन में गरीब तबका जो है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो काफ़ी ह्यूमिलेशन भी देखी है इन लोगों ने कभी, आज इनको एक इक्वालिटी का स्टेटस मिला है। नेटिजन्स मतलब होता है सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट, आप सबको पता है, हम सब ये वही, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी नेटिजन ही हैं। टी एच मार्शल, इनने एक बुक लिखी थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ठीक है, नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ऑन्ग सैन सू की बुक फ्रीडम फ्रॉम फेयर है। ये म्यांमार की हैं, ये कौन है वगैरह आप कमेंट में लिख सकते हैं, इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, बाकियों का भी बढ़ेगा। जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। हु एड्रेस द स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लाहौर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये इसको हेल्ड किया था। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन, इसमें तो बस मैंने ऐसा लिखा है कि किसने एड्रेस किया था, किसने आगे से बोला था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस लाहौर में कब हुई थी, डेट्स देती थी। तो आपको ऐसे आप देखिए 1929, दूसरी तरह का क्वेश्चन ये बन गया, दो क्वेश्चन सीधे सीधे इससे ऐसे आगे। अब अगली बार हो सकता है कि कुछ और आ जाए कि स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस 1929 में, जिसको हेड या फिर एड्रेस नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, वो कहाँ हुई थी, लाहौर में। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए और बेसिक फैक्ट्स भी ध्यान दे रखिए कि 1929 है। ऐसे ही जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका एक ऐसे था ऑन लिबर्टी पे, उनने एक थ्योरी भी दी थी हार्म प्रिंसिपल की। वोल्टेयर एक बहुत पुराने, बहुत नोन पर्सनालिटी है, इनने बोला था कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। ऑब्रे मेनन की बुक है रामायण रिटोल्ड। सलमान रुशिद की बुक है सैटेनिक वर्सेस। राम मनोहर लोहिया 5 तरह की इनइक्वालिटी की बात करते हैं, स्किन कलर, कास्ट, कॉलोनियल रूल, मैन एंड वुमेन, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो अब इसके अलावा एक क्वेश्चन रिसेंटली सी डी एस 2020 के सेकंड वाले में आया था, वो ये कि सप्त क्रांति जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो किसका है, वो है राम मनोहर लोहिया जी की। यूपी में जन्म इनका हुआ था, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। और ये सप्त क्रांति वाला एग्जाम मैंने रिपीट, ये मैंने नोट जो पूरे है ना, ये मैं बस इनको रिवाइज करता था डेली। नोट्स बनने के बाद मैंने कम से कम 3 से 4 महीने रिवाइज किए हैं और एग्जाम के दिन मेरे को सप्त क्रांति देखते ही लोहिया ऑप्शन दिख गया था वहाँ। तो ये होता है कि बार बार याद करने का, बार बार रिवाइज करने का फायदा आपको हमेशा एग्जाम में बेनिफिट आता है इसका। जॉन रॉल की जो बुक है वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये किसी किसी बुक इनने लिख रखी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब अ जस्ट सोसाइटी इज दैट, अब कुछ कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अंबेडकर जी वगैरह ने बोल रखी है। अब इसका मतलब मैं अगर आपको बताते चलूँ तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में रिकॉल भी कर पाए। और अब देखिए, जैसे अ जस्ट
सोसाइटी इज द सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस, रिवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट की अवमानना कर दी, अवहेलना कर दी, इज डिजॉल्व इनटू द क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। कंपैशनेट मतलब अगर मैं कहूँ तो होता है करुणामय। अब ये बोल रहा है कि अ जस्ट सोसाइटी, यानी कि जस्ट यानी कि एक प्रूडेंट सोसाइटी, नॉर्मल इक्वल सोसाइटी इज द सोसाइटी इन विच असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ रेवरेंस हो, श्रद्धा का अमाउंट बढ़े, और घटे क्या, अवहेलना अवमानना घटे, और दोनों जब मिलके क्या बनेगा, इससे श्रद्धा में सोसाइटी बनेगी एक लगभग। तो करुणा में सोसाइटी, आप समझ जाइए कि मतलब अपना अपना सेंस है बोलने का इंसान का। अब जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग। अब दूसरी चीज किसी और ने बोल रखी है, जेएसमिल ने क्या बोली, आपको ये पढ़ते रहना पड़ेगा आप, इसीलिए अब मैं समझाते रहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अभी बस समझ लीजिए कि किसने क्या बोला है। अब 10 दिसंबर 1948 द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सीडीएस में आया था एग्जाम में, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जैसे इसमें यूएनजीए है, यूनियन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हेडक्वार्टर वगैरह का इन सबके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब हुए थे, ये कौन से ईयर में हुए थे, 1948 में। तो ये छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा ओल्गा टेलिस केस किससे रिलेटेड है, ये स्लम ड्वेलर्स जो होते हैं, स्लम्स होते हैं जहाँ पर जैसे मुंबई में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है वहाँ पे, धारावी। तो इनके इनके राइट्स के बारे में जो केस है वो ओल्गा टेलिस केस है। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कुछ बोला है कि पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, आई विल नॉट बाई ग्लास for the price of diamonds and I will never allow patriotism to triumph over humanity so as long as I live। ऐसा बोल देंगे, ये किसने लिखा, 4 ऑप्शन दे देंगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन पूछ रहा है, और ऐसे ही आपकी थोड़े मार्क्स लाने में हेल्प होगी, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसका आंसर दूसरा नहीं हो सकता, यही होगा। आप 3-4 बार ये 4-5 पेज के मेरे नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेंगे। नेम इन फोरसेकिंग पैराडाइज, अच्छा तो स्टोरीज फ्रॉम लद्दाख, ये किसने है, ये किसने लिखी है, अब्दुल गनी शेख ने लिखी है। पीपल हु आर एबल टू एंड विलिंग टू यूज फोर्स टू अचीव देयर गोल्स कॉन्स्टिट्यूट द गवर्निंग एलाइट्स इन मोस्ट सोसाइटीज टर्म्ड एज लायंस, ये किसने बोला है, ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने बोल रखा है। अब जो नोवेल है द फ्लावर्स ऑफ हिरोशिमा, ये किसने लिखी है, एडिटा मोरिस ने। अच्छा एक बार एग्जाम में ये भी आ रखा है, अस्पृश्य मतलब क्या होता है, अनटचेबल, छुआछूत, जिसको नहीं छू सकते, जिसको ऐसा माना गया कि उसको नहीं छूना चाहिए, वह है अस्पृश्य। ये लोग जब चलते थे तो अपने ऊपर ये बर्तन को आवाज करते हुए चलते थे ताकि कोई किसी की नजर भी तक ना पड़े, इनकी छाया भी किसी पे ना पड़े। ये बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन पहले होता था, इसीलिए शायद बी आर अम्बेडकर जी ने इतना सहा और आज जाके एससी और ऐसी कम्युनिटीज को हेल्प की जो अपने आप को बहुत पीछा समझते थे एक बार, आज वो कंधे से कंधा मिला के भारत की इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह के डेवलपमेंट में अपना साथ देते हैं। ऑल रॉन्ग डूइंग राइजेस बिकॉज ऑफ माइंड, इफ माइंड इज ट्रांसफॉर्म कैन रॉन्ग डूइंग्स रिमेन। अभी गौतम बुद्धा जी बोल सकते हैं ऐसी बात, हम लोग की बस की तो है नहीं। तो आप लोग बार बार पढ़ेंगे, आप लिंक कर लेंगे इन चीज़ों से कि अच्छा स्पिरिचुअल टाइप की बात है तो इसने बोली होगी, इनने बोली होगी। आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज वेन इट अपेयर्स ऑब्वियसली नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। खाइमर रोग जो है, खाइमर रोग एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ कंबोडिया की, उनके जो मेंबर्स थे उनको खैमर रोग बोलते थे। अब गिरिराज किशोर की बुक है पहाड़ा गिरबतिया। नर्मदा नदी ऑब्वियसली सरदार सरोवर डैम उसके ऊपर है। फणीश्वरनाथ रेणु इनकी नोवेल है मैला आंचल। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है ये है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाले टॉपिक से। आप सबको पता है बहुत फेमस ये स्पीच रही है इलेक्शन के बाद, जो आई एम सॉरी जो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को जो आराम की एक फर्स्ट राइट नाइट थी वो यही थी, और उससे पहले की रात है 14 अगस्त की। तो स्पेशल सेशन था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ट्रस्ट पर डेस्टिनी किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ भी है। खान अब्दुल गफ्फर खान, इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, और ये पार्टीशन के टाइम पे बहुत दुखी थे। बादशाह खान भी इनको कहा जाता है। गांधी जी वॉज किल्ड बाई नाथुराम विनायक गॉडसे, आप सबको पता है इसका आंसर। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ऐसे इंसान का वोट करना जो मेजर हो और जो लीगल तरीके से वोट कर रहा हो। वो सिर्फ मणिपुर में हुआ था 1948 में।
स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली, कल भी ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो आपको बस इतना लिंक करना है कि अच्छा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर फजल अली, इतना ही पूछते हैं। कौन से ईयर में? 1953। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, बहुत ऑनेस्ट थे, डेड ऑनेस्ट, 1950 के। भारतीय जनसंघ फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आज जाके बीजेपी बनी है जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और 2014 के बाद अभी तक का कोई माइका लाल इनको हरा नहीं पाया, और आगे भी ऐसा लगता नहीं है कि इनके बदले दूसरा कोई मेजोरिटी पाके पीएम बने। सी राजागोपालाचारी के बारे में कुछ कुछ यहाँ पर को जो उनकी मानता है उनको दिखाया गया है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के थे, फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी सी राजागोपालाचारी जी है, फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में। ये एग्जाम में आया है कब? 2020 सीडीएस में। इन्वॉल्व इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के। पार्टी विनिंग सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स लोकसभा सीट्स में, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे 1952 में, पहली बार तभी हुए थे। एग्जाम में आया था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, सीडीएस में आ रखा है। प्लानिंग कमीशन 1950। प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन सिर्फ इतनी चीज थी, एक भारत देश की इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट कहाँ है क्या है उसको लेके बना था, और इसी के थ्रू आपको वो जो 5 ईयर प्लान थे वो इसी में आ रखे थे। तो उसके अलावा बॉम्बे प्लान आपने देखा है कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी, कि कैसे हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, हम बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे क्या सीख के इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ उन्होंने देखी थी। और ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैंने बेसिक चीज़ें लिख रखी हैं जो हमेशा एग्जाम्स में आते भी रहता है और आपके ध्यान में भी रहना चाहिए हमेशा। अब है बजट। बजट मतलब सिंपली आप आपके घर में आपकी खुद की जेब में भी बजट से चलता है इंसान। बजट होता क्या है? हम लोगों का एक तरीके से स्पेंडिंग प्लान है, हमारी इनकम क्या है और हमारे एक्सपेंसेस क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप एक महीने का बनाते हैं कि एक महीने में मेरी इनकम 80,000 रुपये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 80,000 में मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं और 80,000 में मैं क्या सेव कर सकता हूँ, और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं और जो मेरी इनकम है उन दोनों में डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ तो, या फिर उन दोनों में मैं बीच की लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पैसे कितने बचते हैं, क्या मेरा बजट इस हिसाब से है कि मैं खर्चा कर सकता हूँ। यही है, कुछ चीज़ आपको लेनी है, यार मेरा बजट नहीं बन रहा कहते हैं आप, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो इस चीज़ को सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रही है। तो भारत में जब बजट होता है सेंटर में, स्टेट में, तो दो तरह के बजट होता है, नॉन प्लान बजट और प्लान बजट। प्लान बजट होता है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए हम बताते हैं कि भैया हम डिफेंस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करेंगे, इसमें इतना करेंगे, एंटरटेनमेंट में इतना करेंगे, लॉजिस्टिक्स में इतना करेंगे। ऐसे ही नॉन प्लान होता है जो रूटीन आइटम्स ऑन ईयरली बेसिस होता है, ये 5 साल के लिए पूरा होता है। ठीक है, इसमें श्योर नहीं होता है क्या क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, नई चीज़ें भी आती हैं। अब अलग अलग 5 साल प्लान के ये हैं कि ये तो मैंने लिख रखे हैं ईयर्स भैया, आप लोग देख लो कि कौन से साल में कौन से ईयर का प्लान आया था। उसके अलावा फर्स्ट ईयर प्लान में क्या रिलेवेंट था कि लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, एग्रेरियन सेक्टर था, ठीक है, और के एन राजू वगैरह, ये हैवी इंडस्ट्रीज को हमने प्राथमिकता दी थी। ये सब आप पढ़ लेना, और इसके अलावा आप एक बार एनसीईआरटी भी देख लेना, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही कम लिखा है, इसको आप एक बार एनसीईआरटी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद ये जो बुक है इकोनॉमी ऑफ परसिवरेंस, ये लिखी है जेसी कुमारप्पा ने। जोनिंग पॉलिसी, जब आपने देखा था कि जब एकदम खाने का अकाल बढ़ गया था, तब की बात है बिहार की, तो वहाँ जो ट्रेड हो रहा था खाने का उसको रोक लगाने के लिए ये पॉलिसी आई थी, ताकि गरीब तक खाना पहुंचे, और बाकी इसको मालदार पार्टी, पैसे वाली पार्टी मतलब पैसा कमाए ना इसमें, और ह्यूमैनिटी बढ़नी रहे इसलिए। वर्गीस कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं। एक टाइम पे भारत में मिल्क की बहुत कमी थी, तो इनने वाइट रेवोल्यूशन लाया था। वाइट रेवोल्यूशन हमारा हमेशा लिंक करेगा मिल्क से, और इंडिया को इनने सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया था। किसने? वर्गीस कुरियन ने। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये लगभग 1970s की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑपरेशन फ्लड इसको ही बोलते हैं। कोऑपरेटिव्स और मिल्क प्रोड्यूस नेशन वाइड काम इनका हुआ था, मिडिल मैन को इन्हें हटा दिया था। और अश्योर्ड प्रोड्यूसेस अच्छा अश्योरिंग प्रोड्यूसेस अ रेगुलर इनकम, तो इनने प्रोड्यूसर्स को जो काम करने वाले थे उनको ये अश्योर किया था कि भैया रेगुलर इनकम होगी अगर मेहनत करेंगे, खुद से डिपेंडेंट रहेंगे तो। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आप सबको पता है कि एम एस स्वामीनाथन है। इंस्टेड ऑफ गिविंग सपोर्ट टू फार्मर्स हु वर लैगिंग बिहाइंड, इट वाज डिसाइडेड टू सपोर्ट फार्मर्स हु वर वेल ऑफ। गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा
टू दोज फार्मर्स, यानी कि जो गरीब फार्मर्स हैं या फिर जो ऐसे फार्मर्स हैं जो नहीं कर पा रहे उतनी मेहनत, उनको छोड़ के ये तय किया गया है कि जो मेहनत कर रहे हैं और जिनको कुछ कुछ यील्ड में फ़ायदा हो रहा है खेती में, उनको बाकी फैसिलिटीज़ दिए जाएँ और उनको ऊपर उठाया जाए। जैसे कि सीड्स, है ना, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये सब वगैरह दी थी। तो इसमें हमने देखा था कि मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थी व्हीट और शुगर की। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन कौन से दो ऐसे फूड प्रोडक्ट थे जिसमें हमको मॉडरेट जो है ग्रोथ दिखी थी एग्रीकल्चर में। उसका आंसर व्हीट और शुगर है। आर्टिकल 51 डीपीएसपी को लगता है, ये मैंने अलग से लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा था ये, तो बस रिवीजन भी होते रहता है और एनसीईआरटी के आप एक लय में चलते रहते हैं, इसलिए मैंने चीज़ें इंक्लूड करके रख रखी है नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट सिर्फ इतना था कि जब दो बड़े जो फ्रेंडली या फिर आप जो भी नेशन है, दूसरी कंट्री है, उसमें कुछ अगर मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं, कुछ लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो हमारा ये था कि हम भैया किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना किसी के अगेंस्ट जाएंगे। क्रिएशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, कौन, सॉरी इंडियन नेशनल एकेडमी, ये थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इंडिया डिड नॉट चूज बिटवीन रशिया एंड यूएसए, यही था नॉन अलाइनमेंट हमारा पॉलिसी। बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका इंडोनेशिया में, ठीक है, ये फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था। अब बैंडिंग कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश्ड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसकी फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में, और एनएएम का जो को फाउंडर भी थे वो थे नेहरू जी। सीडीएस में 2018 में क्वेश्चन आ रखा है। अगला टॉपिक है पंचशील ट्रीटमेंट। ये हमारा चाइना के साथ ऐसी ट्रीटी है जिससे कि हम कहते हैं कि हम फ्रेंडली दोस्त हैं, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे, नेबरहुड में प्यार बांटेंगे, ये वो दोस्ती वगैरह, लेकिन हमेशा आपको पता है सच्चाई क्या है, वो हमेशा अपनी दिखाई देते हैं लास्ट में चाइना वाले। तो ये जो पंचशील एग्रीमेंट था वो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था। 5 प्रिंसिपल थे को एग्जिस्टेंस के, जिससे कि दोनों कंट्री को एग्जिस्ट कर पाए, लेकिन फिर वही है, कभी कभी दिक्कत होती रहती है। यहाँ भी नेहरू और जोइनलाई, इन दोनों के बीच में हुआ था उस टाइम पे। दलाई लामा ने जो असाइलम लिया था इंडिया में जब वो आए थे, 1959 की बात है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, आज तक वैसे ये वगैरह पूछा तो है नहीं। चाइना जो 2 एरिया क्लेम करता है वो है एक्साई चिन, ये है लद्दाख में, और नेफा एरिया ये अरुणाचल प्रदेश में है। आप सब अगर मैप देखते रहेंगे तो मैप में इस साइड का एरिया और यहाँ का एरिया, ये दोनों क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का। 1962 में इंडिया साइनो वॉर थी। आप मिलिट्री एंथुसियास्ट हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि ये बेसिक बेसिक चीज़ क्या है। इसी रेजंगला की लड़ाई भी है, इसमें बच के भी 2 लोग आए थे, वो बहुत उनकी गाथा अभी तक गाते हैं लोग। और लद्दाख में हुआ था ये 14 गोमती स्टेशन। 1965 वॉर कौन सी थी, इंडो पाक की, और रण ऑफ कच्छ में गुजरात में थी। और इसके बाद 1971 बांग्लादेश वॉर, सैम एनेक्सो वगैरह के बारे में हमने सुना ही होगा, इस टाइम पे भी फेमस। शिमला एग्रीमेंट, इंडिया इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1960 नवंबर में। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई स्टार्ट हुआ था नवंबर 1965 में। गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन गरीबी बढ़ गई थी। और ये क्वेश्चन आया था कि एनडीए में कि इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ स्लोगन कौन से 5 ईयर प्लान में बोला था, ये क्वेश्चन आ रखा था। इसीलिए 5 ईयर प्लान वाला मैंने आपको बोला था कि अच्छे से पढ़ लेना एनसीईआरटी बुक से भी। इंदिरा गांधी डीवैल्यूएटेड इंडियन रुपी फ्रॉम 5 to 7। पहले अगर $1 या फिर कितने भी डॉलर की वैल्यू ₹5 थी, तो अब जाके वो 7 हो गई। तो इंडिया की जो वैल्यूएशन थी पैसे की वो घट गई, क्योंकि हमने डॉलर के मुकाबले इसको बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू घट गई। और अब आप जानते हैं कि पहले ₹5 में अगर वो $1 देते थे, उसका मतलब था कि $1 ₹5 का खर्च कर सकता है यहाँ के, लेकिन अब वही चीज़ ₹7 उसको मिल जाता है इंडिया के, तो उसको फायदा हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है, इसलिए डिवैल्यूएशन हो रहा है। राम मनोहर लोहिया, आप सबको पता ही है, राम मनोहर लोहिया यूपी के थे, सप्त क्रांति वगैरह लिखी थी इनने। तो ये एडवोकेट थे रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और अपोज करते थे हमेशा इंग्लिश को। ये एडवोकेसी मतलब ये इनके स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे, इनके समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं, के एम कामराज, ये चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के। ये इतने समझदार और इतने, मैं कहूँगा उस टाइम के उस युग में भी इतने समझदार इंसान थे कि इनने अपने आप को बुढ़ापा में देखा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बाकी लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, जो इसी फील्ड में मुझसे अच्छा कर सकते हैं, तो उनको इनने प्राथमिकता दी। और ऐसी प्रेफरेंस की वजह से इनने कामराज प्लान स्टार्ट किया। इनने रिजाइन किया और ही स्टार्टेड रिजाइनिंग, और ही सेड कि द सीनियर शुड रिजाइन टू मेक वे फॉर यंगर वंस।
और इनने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी स्कूल चिल्ड्रन की, जो आज जाके बहुत जगह है। आप अक्षय पात्रा वगैरह देखते हो, इस्कॉन का ये सब है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील चलती है, वो इन्हीं महाराज जो हैं कामराज अपने, इन महाराज की वजह से स्टार्ट हुआ है, और आज गरीब का बच्चा खाना खाता है वहाँ पे। तो ये ऐसे लोगों को लोग जानते ही नहीं कौन है क्या है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। द मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, एस निजलिंगप्पा, इनके नाम से बहुत कॉलेजेस भी हैं। इनफैक्ट जब मैं लॉ कर रहा था बेंगलोर से, तो मेरे बगल का कॉलेज का नाम ही निजलिंगप्पा कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स ऐसा कुछ था। चारू मजूमदार जी ने फाउंड की थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट की। इमरजेंसी 1975 में जब आई थी, इंदिरा गांधी जी पीएम थी अपनी, फखरुद्दीन अली महोदय अपने थे प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड इंक्लूडिंग राइट टू मूव टू कोर्ट, ये भी था, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रेस सेंसरशिप, यानी कि सस्पेंडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रायर अप्रूवल मटेरियल टू बी पब्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको जो भी दिखाना है टीवी में, जो भी आपको पब्लिश न्यूज़पेपर में करना है, पहले गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन चाहिए। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को, और जमात ए इस्लामी, दोनों ग्रुप्स को। 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, पास ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द कंट्री एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years, 5 साल का ड्यूरेशन ने 6 साल कर दिया अपना खुद से बढ़ा के। ड्यू टू इमरजेंसी, इलेक्शंस पोस्टपोन बाय 1 year, ये सबको पता है, बेसिक चीजें। तो शाह कमीशन किसको लेके था? अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी, किनके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिविलियन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को, लिख लीजिए कहीं पे। एंड इट इज नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय कैबिनेट। उसके बाद यही हुआ था, जब शाह कमीशन ने ये देखा था कि भैया गांधी जी ने अपनी जो अथॉरिटी उसको एक्सीड कर दिया है, उसके बाद ये डिसीजन लिया था कि अगर इंटरनल इमरजेंसी कभी प्रोक्लेम होगी, तो वो सिर्फ होगी आर्म्ड रिविलियन के ग्राउंड पे। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो ये लिख के राइटिंग में दें, सॉरी यूनियन कैबिनेट जो है वो राइटिंग में दें कि भैया आपको इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है, और तभी प्रेसिडेंट जाके इसको आगे गो अहेड का साइन कर सकते हैं। मंडल कमीशन थे ओबीसी के रिजर्वेशन के रिलेशन में। एंटी अरक मूवमेंट है, एंटी लिकर, तो इसमें क्या हुआ था कि जितनी औरतें थी, जिन सबके पति दारू वगैरह पीते थे, उसके अगेंस्ट गांव वाली औरतों ने स्टार्ट कर दिया एक मूवमेंट, और ये बहुत फेमस हुआ था, और बहुत नाम भी इसको मिला था मीडिया वगैरह में। शोरी कमेटी थी आपकी ऑन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई आप सबको पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आरटीआई एक्ट के थ्रू आप कोई भी गवर्नमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय की, किसी भी तरह के स्कीम की, कोई भी रेगुलेशन की, गवर्नमेंट ऑर्डर की और रूल्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको 10 रुपए का पोस्टल स्टैम्प डालना पड़ता है, जो कि आपके वहाँ वो इन्फॉर्मेशन भेजने का पैसा लगता है, और कुछ नहीं। और हाँ, एक और ये भी रूल है आरटीआई एक्ट में कि आप 20 साल से पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, और आप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया के कुछ जो बेसिक सीक्रेट्स हैं, या फिर इंडिया की जो कुछ कुछ स्कीम्स हैं, उसकी आप ऐसी चीज मांग रहे हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न को टच करती हो, तो वो आपको नहीं मिलेगी। आर्टिकल 370 पहले था, अब कुछ नहीं है इनके पास ऐसा, सब इंडिया में पूरा एक है। आप सबको पता है, बार बार बोलते रहता हूँ कि जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज है, और हमेशा रहेगा भी। तो जो पहले इनको अलग अलग दे रखे थे कि कुछ कुछ इनको, इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का फ्लैग होगा, वो सब नहीं है। इंडिया एक है और सिर्फ एक ही रहेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप सबको पता है, गोल्डन टेम्पल में हुआ था अमृतसर में। राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड, दो पंजाब में जो दिक्कत थी उसको नॉर्मल करने में, ये जो अकॉर्ड था वो तब टेकन प्लेस हुआ था, इट टुक प्लेस एट दैट टाइम। लीडर ऑफ नेशनल मिजो फ्रंट थे लाल डेंगा। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये 3 बार क्वेश्चन में आ गया, मुझे पता नहीं क्या इतना इंपॉर्टेंट है, कौन से अमेंडमेंट से आया। स्टेट ऑफ इंडिया बना 35th अमेंडमेंट से, ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया बाई 36th अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन सीडीएस 2018 में आया है, सीएपीएफ 2019 में आ रखा है, और पता नहीं क्यों, आप देख लीजिए। सिक्किम को लेके आया है क्योंकि स्टेट में पहले आ गया था, इंडिया के साथ बाद में ये ज्वाइन हुआ है। अब देखिए 6th शेड्यूल, आपको मैंने बताया था 12 शेड्यूल है, उसमें 6th शेड्यूल जो है ट्राइब से रिलेटेड है। डिफरेंट ट्राइब्स कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ परसुइंग देयर प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉस, तो ये ट्राइब से रिलेटेड है। ऐसे 1st से लेकर 12th तक जब पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको। मंडल इशू जो था, सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशंस, मंडल कमीशन बना था। जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व फॉर ओबीसी, ये इंदिरा सोनी केस में भी हेल्ड हुआ था।
तो इनका मंडल कमीशन का कहना ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स हैं उसमें कुछ पार्ट रिजर्व होना चाहिए ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। शाह बानो केस आप सबको पता है कि डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम जो वुमेन है उनको तलाक 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 बोल के इनको भगा देते थे इनके पति, जो कि गलत है। और आप जानते हैं कि अब ये चीज़ पूरी बदल चुकी है और ऐसे तलाक नहीं दे सकते, वो क्रिमिनलाइज कर दिया उस चीज़ को। बाबरी मस्जिद जो बिल्ड की थी मीर बाकी ने की थी और ये बाबर के जनरल थे। कमीशन ऑफ इंडिया जो बना था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाले में, वो लिबरान कमीशन बना था। आगे बढ़ते हैं। ये अब स्टार्ट होती है अलग तरीके से पॉलिटी, जो है लक्ष्मीकांत की। तो क्लास 11-12 की जो फैक्चुअल नॉलेज थे, फैक्चुअल टॉपिक्स कुछ कुछ थे जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं और आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो उस गरीब के बच्चे तक पहुंचाना जो पढ़ना चाह रहा हो, जिसको हेल्प नहीं मिल पा रही कहीं और से। आई होप आपको इससे 1% भी समझ में आया। अगर आपको 1% भी चीज़ समझ में आई है तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज सॉल्व हो जाता है। और ये वीडियो आप अगर ये वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना आगे मैं इसके अलावा दूसरा वीडियो बनाऊंगा नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा। तो कंटिन्यू अगर आपको देखना है तो देखते भी रहिए। कुछ चीज़ आपको इसमें चेंज करना है, कुछ मैंने गलत बोल दिया है, कुछ आपको लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप यू आर वेलकम टू कमेंट डाउन। ऐसा नहीं है कि मेरे को बुरा लग जाएगा। आपको जो एक्स्ट्रा पता है, जो आपको सही लगता है कि सबको पता होना चाहिए, कमेंट करिए। आई होप आप सब आज अच्छे से पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।